दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, लोकतंत्र की ताकत जनता की ताकत से ही तय होती है और जनता की ताकत में जब संस्थाओं को अपनी भूमिका निभाने का मौका मिल जाता है तो संस्थाओं के सहारे जनादेश को पलटने की कोशिश को अगर विपक्ष ज्ञानादेश के नजरिए से देखता है तो क्या मौजूदा दौर में इसे लोकतंत्र की रवायत के तौर पर देखा जाए या लोकतंत्र के गिरते हुए स्तर और लोकतंत्र के नाम पर इस देश के अंदर सिस्टम पर हावी हुए एक ऐसे तंत्र का चोला ओढ़कर बैठना सियासी मजबूरी है या इस देश में लोकतंत्र के घटते हुए स्तर का प्रतीक है। ये तमाम मुद्दे और विमर्श के दायरे में बने हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच 5 राज्यों का चुनाव भी हो रहा है, लोकतंत्र का महापर्व भी चल रहा है और जिस राज्य में चुनाव सबसे तीखा चुनाव बनता जा रहा है, जिस राज्य के अंदर चुनाव के बीच अंपायर की भूमिका वोटर के नाम जोड़ने और काटने को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सवालों के दायरे में है, उस राज्य में आज पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान समाप्त हो गया। पहले चरण के चुनाव के लिए जब प्रचार अभियान समाप्त हो गया तो बंगाल, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उस बंगाल के अंदर कुल 294 सीटें हैं, जिसमें पहले चरण में परसों यानी 23 अप्रैल को आधी से कुछ ज्यादा 152 सीटों पर वोटिंग होनी है और ये 152 सीटें उत्तरी और मध्य बंगाल के हिस्से में है। कुछ हद तक कहें तो जंगल महल के इलाके में है। दार्जिलिंग और कूच बिहार से लेकर मालदा, मुर्शिदाबाद और पुरुलिया, बांकुड़ा तक चले आइए, दिनाजपुर तक चले जाइए, ये तमाम 152 सीटें इन्हीं 16 जिलों में है। और जब इन 16 जिलों में जो बिहार से लेकर असम और बिहार से लेकर बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच के इलाके हैं, उनमें वोटिंग है या फिर झारखंड के इलाके से लगे जंगल महल के इलाके में वोटिंग है, इन 152 सीटों पर पिछले चुनाव के नतीजों पर यदि गौर करें तो तृणमूल कांग्रेस ने 92 सीटें जीती थी, भारतीय जनता पार्टी को 59 सीटें मिली थी, यानी बीजेपी को कुल 77 सीटें पिछली बार बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली थी, उसमें 18 सीटों को छोड़कर बाकी सभी सीटें इन पहले फेज के चुनाव में ही मिली थी जहां अभी पोलिंग होने जा रही है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी 59 के आंकड़े को आगे लेकर जाएगी या भारतीय जनता पार्टी पीछे छूट जाएगी। इस पूरे खेल के अंदर 2-3 महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। पहला, बंगाल की डेमोग्राफी और बंगाल का समीकरण, दूसरा बंगाल का मिजाज और तीसरा जो ताकत नरेंद्र मोदी की है कमोबेश वही ताकत ममता बनर्जी की भी है। नरेंद्र मोदी की ताकत दरअसल यह है कि वो चुनाव को व्यक्ति केंद्रित कर देते हैं और यही सेम स्थिति ममता बनर्जी के साथ है। ममता बनर्जी ने खुद को बांग्ला अस्मिता से जोड़ लिया है और साफ साफ राज्य के अंदर एक अघोषित या घोषित ही कहें नारा जैसा दे दिया गया है कि बंगाल गुजरात से चलेगा या बंगाल को बंगाल के लोग चलाएंगे। और जब ये नारा, जब इस तरह की परिस्थितियां बन रही है, उसमें मोदी वाला 2021 का मूवमेंट, वो मोमेंट अब 2026 में आज अमित शाह मोमेंट के तौर पर सामने आया। 2021 में दीदी ओ दीदी वाली बातें आपने सुनी होगी और 2026 में क्या कहा है अमित शाह ने, जरा वो भी सुन लीजिए कि किस तरह से वो नरेंद्र मोदी वाले 2021 के दीदी ओ दीदी वाले मोमेंट को एक तरह से याद दिलाता हुआ दिख रहा है। ए दीदी, आंख खोल कान खोल कर सुन लो। जी हाँ, जो आपने सुना, ये महिला आरक्षण बिल को लेकर पूरे जोर शोर से जनता के बीच नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 माने जाने वाले नेता का बयान है। ममता बनर्जी महिला है, आंख कान खोल कर सुन लो, ओ दीदी आंख कान खोल कर सुन लो। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ममता बनर्जी के लिए किया जा रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बंगाल के अंदर जहां महिला अस्मिता आज से नहीं बल्कि 2 से 3 शताब्दी पहले से बंगाल की संस्कृति के भीतर एक ऐसे रूप में परिभाषित होती रही है जिस रूप में पूरा देश उन्हें देखना चाहता है, उस बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को मुद्दा बनने का मौका भारतीय जनता पार्टी खुद ही देती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद ये चुनाव किस दिशा में जाएगा, इसका अंदाजा आप सहज ही लगा सकते हैं। बाकी भाजपा नेताओं का जनरल नॉलेज का ज्ञान तो समय समय पर आपको मिलता रहता है, वो बंगाल ही नहीं देश के किसी दूसरे हिस्सों में भी मिलता रहता है। लेकिन सवाल है कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं
उन्हें जिन इलाकों में चुनाव हो रहे हैं उन्हीं इलाकों में हुमायूं कबीर और ओवैसी फैक्टर का भी तो असर दिखना है। क्या हुमायूं कबीर को मिलने वाले या उन्हें वोट करने वाले वोटर स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद भी उन्हें वोट करने के लिए तैयार है? ममता बनर्जी जहां बंगाली अस्मिता को लेकर के सामने आ रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के विस्तार को वो रोक पाने में सफल हो पा रही है? क्योंकि जो खबरें बंगाल से आ रही है, जरा 15 साल पहले की स्थितियों को देखें, जब बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार जाने वाली थी, उस वक्त की परिस्थितियों से तुलना करें तो उस दौर में, लाल सलाम के दौर में, कम्युनिस्ट शासन के दौर में बंगाल के अंदर 900 के करीब आरएसएस की शाखाएं हुआ करती थी, जो इन 15 सालों के दरमियान बढ़ते बढ़ते 4200 के करीब पहुंच गई है। सवाल यह है कि 4.5 गुना वृद्धि जब आरएसएस की शाखाओं में हुई, तो क्या उसी ने भारतीय जनता पार्टी को 0 से लेकर 77 तक पहुंचाया? और 77 से आगे जाने की जुगत में अंपायर की अंपायरिंग जब सवालों के घेरे में आ रही है, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बंगाल में हो पाएगा, ये भी और इसको लेकर भी एक सवाल रहेगा। सवाल तो बना रहेगा, क्योंकि आमतौर पर बंगाल के अंदर वोटिंग प्रतिशत 75 से लेकर 80, 82, कई बार 85% तक चला जाता है। और जब 23 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग होगी, तो लोगों के जेहन में कई सारी चीजें दिखेगी। राजनीतिक दलों के और राजनीतिक विश्लेषकों के जेहन में भी कई सारी चीजें विद्यमान होंगी। लोगों के जेहन में एक तरफ बांग्ला अस्मिता, एक तरफ वो सवाल जो ममता बनर्जी खड़े कर रही है कि क्या वाकई बंगाल के अंदर मांस मछली खाने पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा, वो सवाल होगा। दूसरी तरफ गुजरात लॉबी का भी एक सवाल होगा। तीसरी तरफ बंगाल के अंदर जो वादे किए जा रहे हैं उनका भी सवाल होगा। और चौथी तरफ जिस महिला वोट बैंक को क्रिएट करने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो महिला वोट बैंक बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की लाभार्थी चेतना को छोड़कर चलेगा या उस लाभार्थी चेतना को अपने साथ जोड़े हुए चलेगा, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के इर्द गिर्द बंगाल का चुनाव तय होना है। अल्पसंख्यक मतदाताओं की जो बंगाल के अंदर तादाद है, उसमें कहीं कोई टूट नहीं होने जा रही, और वो किस तरह वोट करेंगे, किस तरफ वोट करेंगे, सर्वविदित है। बहुसंख्यक मतदाताओं के बीच एक बांग्ला भद्रलोक भी है, तो एक आगे राम पीछे वाम का नारा लगाने वाला तबका भी है। और उन्हीं बहुसंख्यकों के बीच ममता बनर्जी की लाभार्थी चेतना से और बंगाल की बांग्ला अस्मिता के सवाल को जोड़े रखने वाला तबका भी है, तो महिलाएं भी हैं। इन सब के बीच एक दलित और एक आदिवासी वोटर भी है। और उनके बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अपील को भी परखा जाना है। भारतीय जनता पार्टी जहां ये क्रेडिट लेने की कोशिश करेगी कि देश के अंदर पहली बार आदिवासी समाज से राष्ट्रपति बनाने का काम बीजेपी ने किया, तो देश के सबसे बड़े अपने बूते मुख्यमंत्री बनने वाले नेता, संथाल आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हेमंत सोरेन खुलेआम ममता बनर्जी के पक्ष में उतर चुके हैं। जंगल महल के इलाके में उनकी भी परीक्षा होनी है, लेकिन सबसे ज्यादा परीक्षा इस बात की होनी है कि जो टीम ममता बनर्जी ने तैयार की, जिस टीम को हायर किया प्रशिक्षण देने के लिए, चुनावी प्रबंधन के लिए, उसके बारे में सामान समेटने की खबरें आई, क्या उस टीम ने ममता बनर्जी के लिए उनके चुनावी दावे को और मजबूत करने के लिए राज्य के अंदर कुछ काम किया? दोस्तों, चुनाव अभी कोलकाता तक नहीं पहुंचा है। कोलकाता और उसके सबर्बन इलाकों के चुनाव दूसरे चरण के जो बचे हुए 142 सीटों पर वोटिंग होनी है, वहां 29 अप्रैल को होगा। लेकिन कोलकाता और उसके आसपास के इलाके को छोड़कर उत्तर मध्य बंगाल और इसके साथ साथ जंगल महल के इलाकों में जो वोटिंग हो रही है, उसमें कई सारे ऐसे जिले हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने पोलराइजेशन के लिए सांप्रदायिक बयानों का भी सहारा लिया। नमाज कहां पढ़ना है, पूजा कहां पढ़नी है, इस तरह के बयान देते हुए भाजपा शासित दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री बंगाल पहुंचकर बोलते नजर आए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी का मुकाबला किया जा सकता है? मत भूलिए कि ममता बनर्जी 7 बार की सांसद हैं। 27 साल तक ममता बनर्जी ने इस देश की संसद को दिए। 27 साल तक सांसद रहने वाला राजनेता तो प्रधानमंत्री पद की रेस में होता है, लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हुई थी और मुख्यमंत्री बनी थी। 27 साल का संसदीय अनुभव भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नहीं है।
लेकिन ममता बनर्जी का सिर्फ सांसद के तौर पर 27 साल अनुभव है, और सांसद से लेकर राज्य की राजनीति में अगर उनकी संसदीय अनुभव की बात करें तो वो 42 साल का अनुभव होता है। 7 बार के सांसद की एक अच्छी खासी पेंशन होती है। ममता बनर्जी वो पेंशन नहीं लेती है। राज्य के मुख्यमंत्री की एक अच्छी खासी सैलरी होती है, वेतन होता है। ममता बनर्जी 1 रुपया वेतन नहीं लेती है। एक विधायक के तौर पर भी अच्छा खासा वेतन होता है। ममता बनर्जी 1 रुपया वेतन भी नहीं लेती है। एक मुख्यमंत्री को अच्छा खासा आवास मिलता है, बड़ा सा बंगला मिलता है। ममता बनर्जी किसी बंगले में नहीं रहती है, वो अपने निजी आवास में कोलकाता के कालीघाट में रहती है। जनता को ये सारी चीजें अपील करती है कि एक ऐसी राजनेता जो अपनी किताबें लिखकर उसकी रॉयल्टी से अपना खर्च चलाती हो और उसके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई दाग सीधे सीधे कोई लगा नहीं सकता, वो एक ऐसी राजनेता जिसके साथ किसी कॉरपोरेट घराने के किसी भी तरह के संबंधों का कोई दाग नहीं लगाया जा सकता, उस राजनेता को टक्कर देने के लिए कॉरपोरेट की ताकत के बूते दिल्ली तक पहुंची भारतीय जनता पार्टी। यहां तक कि देश के बड़े कॉरपोरेट उनके प्लेन से घूमकर 2014 का चुनावी अभियान चलाने वाले नरेंद्र मोदी अगर गुजरात की धरती की जगह बंगाल की धरती को कॉरपोरेट वॉर में तब्दील कर देने की परिस्थितियों को पैदा करते हुए उनकी पार्टी दिखाई दे, सवाल यह है कि ममता बनर्जी की त्याग तपस्या के सामने वो टिकेगा कहां तक, ये एक बड़ा सवाल है। और बंगाल के अंदर बहादुरी की एक कीमत होती है। बंगाल की बहादुरी की यदि बात की जाए तो आजादी के आंदोलन से लेकर उसके बाद के दौर तक हर दौर को देखिए। ज्योति बसु की ताकतवर सत्ता से, लाल झंडे वाली सरकार से टकराने का काम भी ममता बनर्जी ने किया था। नरेंद्र मोदी की सरकार से भी टकराने का काम ममता बनर्जी कर रही है, और टकराहट के सहारे अपनी राजनीतिक बिसात को और आगे ले जाकर अपनी एक पूरी की पूरी व्यवस्था को, जिसमें न भारतीय जनता पार्टी है, न कांग्रेस पार्टी है, न ही वाम दल है, इन सब को एक तरफ रखते हुए ममता बनर्जी ने जब 2011 में सत्ता को अलीमुद्दीन स्ट्रीट से निकालकर राइटर्स बिल्डिंग में पहुंचाया था, उस वक्त ही यह तय हो चला था कि बंगाल से ममता बनर्जी की सत्ता को उखाड़ फेंकना किसी भी राजनीतिक दल के लिए आने वाले वक्त में टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे तभी जाकर ममता बनर्जी की मास अपील का कोई असर होगा। क्या वाकई बंगाल का चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो रहा है? भारत के संविधान में मेरी आस्था है, लिहाजा चुनाव को कराने वाले जो अंपायर हैं, संविधान ने जिन्हें अंपायर की भूमिका में लाकर खड़ा किया है, मुझे उम्मीद है कि वो चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष करा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि वोटर लिस्ट को लेकर जो इतना बड़ा बवाल खड़ा हुआ और सुप्रीम कोर्ट भी उसका समाधान निकालने में अब तक पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया, इन सब के बीच बंगाल के चुनाव को और इसके नतीजे को किस रूप में देखा और परखा जाएगा, ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, ममता बनर्जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, सत्ता को बनाने, सत्ता को बचाने के बीच की टकराहट, और इन सब के बीच बांग्ला हिंदुत्व का चुनावी मिजाज वो इस रूप में सामने आ रहा है कि आज मंगलवार के दिन जब मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मछली खाते हुए दिख रहे हैं, कोलकाता के अंदर मछली खाते हुए दिख रहे हैं, तो बंगाल के लोगों को तो शायद ये बुरा नहीं लगेगा। लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में तेजस्वी यादव के मछली खाने और राहुल गांधी और लालू यादव के सावन में मटन खाने को लेकर जो बवाल खड़ा किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से निशाने पर लिया, उससे कई सवाल एक साथ खड़े हो गए। छोटे छोटे स्तर पर उम्मीदवार मछली लेकर के घूम रहे हैं, प्रचार करने वाले लोग मछली खाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता भी यदि बंगाल में मछली हाथ में लेकर घूमते हुए दिखते, तो शायद बंगाल के लोगों को भरोसा हो जाता कि हाँ, ममता बनर्जी जो कह रही है कि मांस मछली खाने पर बैन लग जाएगा, वो गलत बात है। लेकिन वो किसी ने नहीं देखा कि बीजेपी के शीर्षस्थ नेताओं ने किसी तरह से मछली हाथ में लेकर या मछली खाते हुए फोटो खिंचवाई है। बिहार के मिथिला में पहुंचकर मिथिला पाग पहन लेते हैं भाजपा के बड़े बड़े नेता। तमिलनाडु से सेंगोल लाकर संसद भवन में राजदंड के रूप में स्थापित कर दिया जाता है,
लेकिन जो बंगाल की परंपरा है उसके साथ भी तो फोटो खिंचानी चाहिए थी। दरअसल लोग जान चुके हैं कि बंगाल के अंदर फोटो खिंचाने की सियासत बहुत कामयाब नहीं होती। पोलराइजेशन के लिए बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। सवाल यह है कि 2,500 के करीब केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कंपनियां इस पहले चरण के चुनाव में तैनात है, और 2,500 के करीब कंपनियां जब है उनके बीच से 2100 से ज्यादा क्विक रिस्पांस टीमें भी तैनात की गई है, तब सवाल यह उठता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की गारंटी दिल्ली तो देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी गारंटी है उस पर सभी चुप्पी साधे हुए हैं कि जिन लोगों के नाम काटे गए हैं, जो लोग दर दर भटक रहे हैं कि वो वोट डाल पाएंगे कि नहीं डाल पाएंगे, उन्हें अब तक घुसपैठिया साबित नहीं किया जा सका है कि वो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं। उनके वोटिंग राइट्स का यदि हनन होगा तो इस देश के अंदर न्याय व्यवस्था के ऊपर भी सवाल उठेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाक के नीचे ये सब होने दिया। चुनाव इसी पर निर्भर करता है। चुनाव में सत्ता गंवाने की लड़ाई ममता बनर्जी नहीं लड़ रही है। ममता बनर्जी की कोशिशें यह है कि 215 के आंकड़े को वो दोबारा छू पाती है या नहीं छू पाती है। 92 का आंकड़ा जो ममता बनर्जी ने हासिल किया था पिछले चुनाव में पहले चरण में, उसे वो छू पाती है कि नहीं छू पाती है, या उसके आगे सेंचुरी मारने में पहले चरण में कामयाब हो पाती है कि नहीं हो पाती है। टीएमसी को यह तय करना है। राहुल गांधी की आगे की रैलियों को टाल दिया गया है, जो खबर आ रही है। क्या संसद में महिला आरक्षण के मुद्दे से जोड़कर जिस लोकसभा विस्तार विधेयक को रखा गया था, क्या उसकी वजह से कोई अंदर खाने डील हुई है? किस डील की वजह से सारी चीजें हुई है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस और टीएमसी के बीच बर्फ पिघली जरूर है। बर्फ इसलिए पिघली है क्योंकि टीएमसी के लोकसभा में 29 सांसद है, और चुनाव प्रचार में व्यस्त होने के बावजूद ममता बनर्जी ने अपने 21 सांसदों की उपस्थिति उस लोकसभा विस्तार विधेयक के विरोध में वोट डालने के लिए दिल्ली में सुनिश्चित कराई, संसद के भीतर सुनिश्चित कराई। उसके बाद से कहीं ना कहीं सत्ता को एहसास हो चला है कि बंगाल का रण इतना आसान नहीं है। दिल्ली की सत्ता को एहसास हो चला है। रही बात बंगाल की सत्ता की, उसे तो तब से इस बात का एहसास है जब दिल्ली में बैठा चुनाव कराने वाला अंपायर तरह तरह के हथकंडे को लेकर अपनाता फिरा और राहुल गांधी सीधे सीधे वोट चोरी के आरोप को लगाते हुए अलग अलग तरह के हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करते रहे। लेकिन चुनाव शांतिपूर्ण उद्देश्यों के साथ सफल हो, यही हमारी कामना है। बंगाल के लोगों से हमारी अपील है कि अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग जरूर करें। सत्ता को, व्यवस्था को अपने हाथ में अपने अधिकारों से युक्त पार्टी को देने के लिए जिसे भी चाहे वो उसके साथ जाने की कोशिश जरूर करें। किसी भी तरह के लोभ लालच में ना फंसे। लेकिन क्या लोकतंत्र लोभ लालच के भय से मुक्त हो पाया है? बिहार की 10,000 स्कीम किसे नहीं पता? चुनाव के दौर पर केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि के तौर पर पैसे खाते में भेजती है, किसे नहीं पता? बंगाल के अंदर ममता बनर्जी 1,500-1,700 रुपए महिलाओं के खाते में भेज रही है, किसे नहीं पता? निश्चित तौर पर हर कोशिशों की, हर ऐसी कोशिश की आलोचना होनी चाहिए। लोकतंत्र आलोचना के दायरे में सिस्टम को हमेशा रखने वाली स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ चलने का नाम है। लेकिन स्वतंत्र पत्रकारिता बंगाल के अंदर कौन कर रहा है? कुछ यूट्यूबर को छोड़ दें तो पूरा का पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं जनता के बीच कसौटी पर खड़ा पड़ा है। आज की तारीख में बंगाल का चुनाव 23 अप्रैल को जो होगा, काफी कुछ साफ कर देगा कि ममता बनर्जी के बहुमत का आंकड़ा 2/3 होता है, पिछली बार की तरह 3/4 होता है, या किसी कांटे के संघर्ष में ममता बनर्जी की सत्ता फंसती हुई दिखती है। आज तो अमित शाह का जो बयान सामने आया है, उस बयान के बाद दीदी ओ दीदी वाले मोमेंट की याद लोगों के भीतर आना स्वाभाविक ही है। लेकिन क्या वोटिंग प्राथमिकताएं ऐसे बयानों से तय होती हैं? वोटिंग प्राथमिकताएं तय हो या ना हो, चुनाव के वक्त नैरेटिव सेट करने के लिए इस तरह की बातों को खूब उछाला जाता है। याद कीजिए 2014 का लोकसभा चुनाव, प्रियंका गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी नीची राजनीति करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस फैक्ट को पूरी तरह से उलटते हुए खुद को यह कहा कि अपनी जाति से तुलना करते हुए नीची जाति से जोड़ दिया, और बंगाल के चुनाव को जैसे अभी सेट करने की कोशिश हो रही है, वैसे ही यूपी और बिहार के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशें
बैकवर्ड पॉलिटिक्स को अपने हिंदुत्व के खांचे में फिट करने की कोशिशें उस दायरे में की गई थी। बंगाल न तो मंडल आंदोलन की आंधी में आया और न ही किसी कमंडल आंदोलन की आंधी में आया, लेकिन क्या बंगाल हिंदुत्व की चुनावी आंधी के लपेटे में आ जाएगा? इंतजार कीजिए, 4 मई को सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।